नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक माथुर, इटर्नल हॉस्पिटल परिवार, चेयरमैन डॉक्टर समीर शर्मा, को चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस मंजू शर्मा की तरफ से आपका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं आज हमारे बीच बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर ए.के. शर्मा, जो कि चेयरमैन डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं, डॉक्टर रवि गुप्ता जो कि डायरेक्टर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, और डॉक्टर निशा गौड़ जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी हैं, और डॉक्टर संदीप नूनिया जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजी है। अगर पूरी बॉडी को एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री की तरीके से माने तो जिस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, अपनी बॉडी में भी दो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। पहले हैं लंग्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, गैशियस एक्सचेंज के काम आते हैं। दूसरी हैं किडनीज़ जो कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जो कि यूरिन के फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्शन के अंदर आती हैं। पर इन दोनों का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो है बॉडी का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। वैसे तो किडनी के बारे में कहा जाता है, एक लेमैन यही मानता है कि उसका काम है यूरिन बनाना, पर अगर किडनी की वर्किंग की बात करें तो किडनी के कई तरीके के फंक्शंस हैं, जिसमें अपन मान के चलें कि फिल्ट्रेशन एक तरीके से प्लांट भी है, वो एक्सक्रीशन का भी काम है, सिक्रीशन का भी काम है, रीअब्जॉर्प्शन का भी काम है, और कई तरीके के हार्मोन से भी रिलेटेड इसका वर्क रहता है। इसीलिए जब भी कहते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम होती है तो कई तरीके के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होते हैं। लोग कहते हैं मेरे बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर कहता है कि अपने आप किडनी भी चेक कराओ। लोग कहते हैं कि खून की कमी है तो भी कहते हैं किडनी चेक कराओ। तो कई तरीके के मेटाबॉलिज्म से किडनीज कनेक्टेड रहती हैं। तो और आज का ज़माना है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का, और लाइफस्टाइल में ज़्यादातर व्यक्ति मान के चलता है कि अपने हार्ट है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बैड लाइफस्टाइल से। बट अगर टोटल रीनल डिजीज़ की बात करें तो उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से किडनी प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। सबसे पहले मैं डॉक्टर शर्मा पूछना चाहूँगा आपसे कि लाइफस्टाइल का किडनी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट आया है अगर ओवरऑल पेशेंट्स की बात करें तो? हाँ, देखिए, जहाँ तक किडनी फेलियर के कारणों को अगर अपन चर्चा में लें एक बार, तो आज से कई साल पहले डायबिटीज़ मुख्य कारण नहीं हुआ करता था किडनी फेलियर का, लेकिन आज डायबिटीज़ किडनी फेलियर का मुख्य कारण है। उसकी वजह यही है कि तो डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ गया है, थोड़े से आलसी प्रवृत्ति हो गई है अपन लोगों की, संग संग में मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। मोटापे की वजह से खून की नलियों पर प्रभाव पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल जमता है, खून की नलियाँ स्टिफ हो जाती हैं। उस प्रक्रिया में हार्ट का भी अटैक भी होते हैं और गुर्दे भी खराब होते हैं। दूसरा ये कि थोड़े से लोग बाग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है एक्सरसाइज के बारे में, ब्लड प्रेशर भी अधिक हो जाता है, मोटापा ये जैसे मैंने बताया। दूसरा ये कि आजकल अपनी आदत होती है कि खाना बाहर से मंगाया खा लिया, जैसे जंक फूड बोलते हैं, उसमें अधिक मात्रा में शुगर होता है, नमक होता है, चर्बी भी अधिक होती है। तो ये सब फैक्टर मिलके किडनी की प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा ये है कि आजकल देखने में आया है कि अपन कुछ भी प्रॉब्लम हो, टेंशन है, अपने को दर्द की गोली खा ली, सिर दुख रहा है, दर्द की गोली खा ली, नींद की गोली खा ली, इन सब का भी असर गुर्दे पे होता है। डॉक्टर शर्मा, अगर टोटल परसेंटेज ऑफ रीनल प्रॉब्लम्स देखें, केवल किडनी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा, अगर 100 अगर टोटल अपन पेशेंट्स मानते हैं तो आप जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो या ओबेसिटी जैसे आपने बताया, बैड लाइफस्टाइल हो, इवन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स माने अपन, कितना परसेंटेज मान के चलते हैं कि जो आपके पास रीनल फेलियर लेके या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ लेके जो पेशेंट आता है, कितना परसेंटेज लिखा है? मैं समझता हूँ कि ये जो सब कलेक्टिवली मिलके किडनी फेलियर के जो कारणों को अगर अपन जैसा आप पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 25 से 30% तो एक योगदान इन सब चीज़ों का होता ही है किडनी फेलियर के अंदर। डॉक्टर निशा, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि करीब 25-30% जो है हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ मेजर कॉजेज़ रीनल फेलियर के रहते हैं। अदर कॉजेज़ क्या क्या मानते हैं सर? जो सर ने बताया है, जैसे डिस्कस करा है, ये सब मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, ADPKD है जिसमें सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, कई फैमिली हिस्ट्री जिनमें पॉजिटिव होती है, कई फैमिलियल डिसऑर्डर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं।
दूसरी चीज़ें हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जो बहुत कॉमन है, फीमेल्स में बहुत कॉमन है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ल्यूपस नेफ्राइटिस होना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना, जिसमें जॉइंट पेन होता है, हेयर फॉल होता है। तो जनरली लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसे ही हो रहा है, अपन पेन किलर खा लेते हैं और आराम आ जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों के साथ साथ अपनी किडनीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये दो और मेन फैक्टर हैं जिनमें जो ज़्यादा कॉमन है। और तीसरी चीज़ें हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो एक बोलते हैं, जिसमें अपने जो फिल्टर हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके कई टाइप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाकी के जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आते हैं, हेरिडिटरी है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं जो अपनी किडनी को अफेक्ट करते हैं। डॉक्टर निशा, ड्रग्स की जब भी बात आती है, कोई भी दवाई अपन लेते हैं तो सबसे पहले रहता है कि भाई उस दवा का इफेक्ट कहीं लिवर या किडनी पे तो नहीं पड़ता, और जब भी एक रूटीन चेकअप कराया जाता है तो लिवर और किडनी को ज़रूर ध्यान में रखा जाता है। मैं चाहूँगा ट्रेड नेम तो नहीं, पर मेजर ग्रुप ऑफ ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले रहा है आदमी, या शॉर्ट टर्म पे लेना पड़े जो कि किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं? मेन जो है सर वो है पेन किलर्स जो बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। सब लोग बहुत यूजुअल वे में ले लेते हैं कि सिर दर्द हुआ ले लिया, जैसे सर ने बताया, कुछ भी चीज़ होती है लोग पेन किलर्स बहुत लेते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में किडनी को अफेक्ट करता ही है, बीपी राइज कर सकता है, सोडियम रिटेन कर सकता है, सॉल्ट जो है बॉडी में रहने लग जाता है इन ड्रग्स की वजह से। दूसरे ड्रग्स जो हैं वो एंटीबायोटिक है, मेजरली जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ब्रांड नेम की बात नहीं है, लेकिन ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जो किडनी को बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं। तो अगर ये एंटीबायोटिक अपन किसी भी डिजीज़ के लिए देते हैं तो अपन किडनी का ध्यान रखना चाहिए कि किडनी इससे अफेक्ट हो सकती है। तीसरा है जो अपन आर्थराइटिस के लिए देते हैं, मेथोट्रेक्सेट है, जो ऐसी ड्रग्स है आर्थराइटिस के लिए दी जाती है, वो लॉन्ग टर्म में अपन लेते हैं। टेक्रोलीमस दी जाती है, मेथोट्रेक्सेट दी जाती है, जो अपनी किडनी को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो अपनी किडनी ऐसी कौन कौन सी बीमारियों के पेशेंट्स को आप सजेशन देना चाहोगे कि अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं और इसकी दवाइयाँ अगर अपन ले रहे हैं तो एक रेगुलर बेसिस पे आपको अपना रीनल चेक भी कराते रहना चाहिए? सर मेनली डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, जो एडल्ट, नहीं, मैं ड्रग्स के साइड इफेक्ट के रिलेशन में, तो सर जो मेन है वो आर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं जनरली। चाहे वो ल्यूपस की वजह से आर्थराइटिस हो रहा है, चाहे रूमेटॉइड की वजह से आर्थराइटिस हो रहा है, नॉन ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बोलते हैं अपन, गठिया के रोग वाले जो लोग हैं, वो जनरली पेन किलर्स बहुत प्रोलॉन्ग टर्म से ले रहे होते हैं। तो उनको अपना रेगुलर चेकअप जो है वो कराते रहना चाहिए। और दूसरा जो ये ड्रग्स मैंने बताई हैं पेन किलर के साथ साथ, आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को मेथोट्रेक्सेट चल रहा होता है, टेक्रोलीमस चल रहा होता है, तो जनरली ओवर द ईयर्स लाइक 5 to 10 ईयर्स में वो किडनी को फाइब्रोसिस करने लग जाते हैं, किडनी को अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो अपन को उनका रेगुलर खास तौर पे मरीजों को जो कि आर्थराइटिस से रिलेटेड है या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से अपन बात करते हैं कि अपन दवाइयाँ लेते हैं, तो उस पर अपन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर रवि, ये तो बात हो गई मेडिकल कॉजेज़ की। अगर अपन रीनल फेलियर की बात करें, क्योंकि आप एक सर्जन हैं और आपके पास भी इस रीनल फेलियर के पेशेंट्स आते होंगे, तो सर्जिकल ऐसी कौन कौन सी इलनेसेस हैं या कारण हैं जिसकी वजह से भी किडनी अफेक्ट हो सकती है? अगर हम सर्जिकल कॉजेज़ की बात करें तो हम इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज वाइज। अगर हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में अमूमन कॉन्जेनिटल एनॉमलीज होती हैं जो जिस भी वजह से किडनी से प्रवाहित यूरिन अगर बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है, कहीं भी किसी भी लेवल पे रुकावट हो, रिफ्लक्स हो, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से किडनी ख़राब होने का डर होता है। तो अगर हम बच्चों में बात करें तो कुछ कॉन्जेनिटल एनॉमलीज होती हैं, जैसे किडनी का मुंह बंद होना, जिसको हम लोग PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। कई बारी ब्लैडर से जब यूरिन करते हैं हम तो वो किडनी में रिफ्लक्स होता है, जिसको हम लोग वेसाइकोयूरेटिक रिफ्लक्स कहते हैं। या कुछ जन्मजात बच्चों में, मेल चाइल्ड के अंदर वॉल्व होते हैं जो यूरिन के फ्लो में रुकावट करते हैं, जिसकी वजह से बैक प्रेशर से किडनी ख़राब होती है। तो ये कुछ बच्चों में सर्जिकल कारण है। अगर हम एडोलेसेंट एज की बात करें तो उसके अंदर हम स्टोन्स बहुत कॉमन है, या कोई पेशाब की नली में किसी भी तरह की रुकावट है, ये बहुत कॉमन कारण है। अगर हम आगे बढ़ें, बात करें अगर हम 50-60 साल या उसके आगे, तो उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल्स में बहुत कॉमन है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो रास्ते में रुकावट करके अगर उससे रिटेंशन यूरिन रहता है बॉडी में, तो उससे बैक प्रेशर से किडनी ख़राब होने का डर रहता है। तो ये सब कुछ सर्जिकल कारण हैं जिनको हमें समय रहते एड्रेस करना चाहिए। डॉक्टर संदीप, क्योंकि अपना जो जोन है वो काफ़ी स्टोन्स के लिए माना जाता है और स्टोन्स अपने यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। अगर इस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें, स्टोन्स अगर अनट्रीटेड रहते हैं तो क्या उसमें भी किडनी ख़राब हो सकती है, और किस लेवल पे स्टोन ज़्यादा आप किडनीज को तकलीफ दे सकते हैं?
सर जब तक किडनी के अंदर स्टोन्स हों, और अगर लेमैन क्राइटेरिया में देखा जाए तो सब सेंटीमेट्रिक स्टोन के लेस देन 1 सेंटीमीटर अगर कैलिक्स में मतलब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन्स हो, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यूरेटर में जब भी स्टोन्स आते हैं तो वो बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से अक्सर किडनी डैमेज करते हैं। तो यूरेट्रिक स्टोन कभी भी साइज़ डिपेंडेंट नहीं होता। अगर उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस या बैक प्रेशर चेंजेस हैं तो एज अर्ली एज ट्रीट करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि पेशेंट आपके पास आया, उसको पहली बार पता चला कि उसके स्टोन है, पर तब तक पूरी किडनी भी डैमेज हो चुकी है। बहुत बार ऐसा होता है सर, क्योंकि किडनी में यूरेटर में जो स्टोन और किडनी जैसे किडनी में बड़े स्टोन्स होते हैं यूजुअली वो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होते हैं, तो वो स्लो किडनी डैमेज करते हैं। बहुत एक्यूट पेन यूजुअली यूरेट्रिक स्टोन्स में ज़्यादा देखा जाता है। और एक किडनी की एक अलग ही टेंडेंसी होती है कि वो यूजुअली 2 to 6 वीक्स में फिर साइलेंट हो जाती है कि आज आपको दर्द हुआ, आपने एनाल्जेसिक लेते रहे तो 2 to 6 वीक्स बाद में किडनी एक ट्रांस फेज में चली जाती है और वो यूरिन बनाना बंद कर देती है। वो दूसरी किडनी से अपना यूरिन आना शुरू हो जाता है। और इत्तेफाक से हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं तो सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं। तो बहुत पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनकी रिमोट हिस्ट्री होती है कि 4 साल पहले मैं कम से कम 2-3 महीने तक दर्द की दवाई ली थी। फिर उन पेशेंट में यूजुअली तब डिटेक्ट होता है जब उस किडनी के अंदर स्टेगनेशन और यूरिन की वजह से सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाता है कि किडनी में पस पड़ गया, फीवर आ गया। तो बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें स्टोन की वजह से किडनी डैमेज हो गई है, डेड किडनी बॉडी के अंदर पड़ी रहती है। मतलब इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर स्टोन आपके पास पेनलेस भी पड़े हुए हों, कभी सोनोग्राफी में आपको मिले और आप ये मान के चलते हैं इसको कोई तकलीफ़ तो दे नहीं रहे, पर जैसे डॉक्टर नूनिया ने बताया कि वो एक दिन आपकी पूरी किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं, तो उनको टाइमली ट्रीटमेंट की आप मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर शर्मा, ये तो बात हो गई कि अपन बेसिक बात कर लें कि जो डिजीज़ की बात करें, पर कोई भी पेशेंट किडनी प्रॉब्लम को लेके जब आता है तो आप कैसे पता लगाते हैं, क्या उसका प्रेजेंटेशन कॉमन होता है, या ऐसा भी होता है क्या कि उसने रूटीन चेकअप कराया, उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे और पता चला उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो चुकी है? हाँ, जैसा आपने बताया, लेकिन दोनों बातें ही हो सकती हैं। जो कभी कभी पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती है और मालूम चला रूटीन चेकअप में उसके कभी पेशाब में कोई दिक्कत आई है अथवा गुर्दे के फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन, या अल्ट्रासाउंड में कोई एब्नॉर्मलिटी निकलती है। ये उन पेशेंट को होती है जिनको डिजीज़ बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रही है। यूजुअली ये पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर की परिभाषा में आते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है बिना किसी तकलीफ़ के और ये कहता है सर हमें किडनी का चेकअप कराना है, तो हम उसके यूरिन और ब्लड का टेस्ट और सोनोग्राफी कराते हैं। उससे आइडिया लग जाता है कि यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, या WBC सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है। रिपोर्ट से पता चल जाता है उसको शुगर है कि नहीं है, यूरिया क्रिएटिनिन जो फंक्शन है के इंडेक्स हैं किडनी के, उनका लेवल पता चल जाता है, यूरिक एसिड, कैल्शियम, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उन सब से हमको आइडिया लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है अथवा नहीं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अल्ट्रासाउंड भी है। अल्ट्रासाउंड से किडनी के साइज़ का पता चल जाता है, किडनी की पोजीशन का पता चल जाता है, किडनी का अपीयरेंस है कैसा क्या है, उसका इको टेक्सचर है, उससे हमको आइडिया लग जाता है। तो यूजुअली ये चीज़ें हैं, ये यूजुअली इनसे हमें कुछ ना कुछ अंदाज लग जाता है कि इनको किडनी का मसला है और किस लेवल पर। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कोई भी पेशेंट आता है और उसकी रीनल प्रॉब्लम है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति, पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के ये लक्षण हैं तो अपने रूटीन चेकअप के साथ साथ किडनीज का ज़रूर चेकअप करें। देखिए, ये अलग अलग तरह के सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट बताते हैं। एक तरह का सिम्टम ही सब मरीजों में होता है ऐसा नहीं। कुछ पेशेंट कहते हैं कि साहब मुझे खाली वीकनेस है, और घर वाले कहते हैं कि ये है ना सफ़ेद सा हो रहा है थोड़ा सा। कुछ लोग कहते हैं इसको पीलिया हो गया है, वो एक्चुअली तो एनीमिया होता है, खून की कमी एक मतलब मान के काफ़ी बड़ा सिम्टम। दूसरा लक्षण कॉमन ये होता है कि भूख की कमी होना। पहले ये इतनी चपाती खाता था, अब इतनी चपाती खाते हैं, और अब तो ये कहना कि भूख नहीं खाएं तो भी चलता है। ये भी एक वजह है। किसी को वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहती है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम स्वेलिंग का भी है, पैरों पे सूजन आना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। तो पेशेंट बताते हैं कि हमको ये सूजन आ रही है, मैं सफ़र करता हूँ या फिर मैं बहुत देर तक खड़ा रहता हूँ, तो पहले वैसे आती थी, अब मेरे को वैसे ही सूजन आने लगी। एक ये भी वजह है। दूसरे और वजह कारण जो तकलीफ़ होती है वो सांस का उठाव भी रहता है। थोड़ा चलने में सांस फूलने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, या कई बार ये भी देखा है कि अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की दवा चल रही है, इंसुलिन चल रहा है, तो पता चल रहा है कि सर मेरे को आजकल शुगर बहुत कम हो रहा है, ब्लड शुगर कम हो रहा है।
तो ये भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अगर उन्हीं दवाइयों पे जो लंबे समय से ले रहे हैं अगर शुगर कम होने लगे तो इसका अंदाज हम लोग ये नहीं लगाते हैं कि इनको किडनी फंक्शन में मतलब ग्रॉसली आप मानते हो कि किसी व्यक्ति के खून की कमी होती है, सूजन आ रही है, भूख कम लग रही है, तो किडनी का चेकअप तो ज़रूर करा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन प्रेजेंटेशन की अगर बात करें। डॉक्टर निशा, एक चीज़ आती है, क्योंकि किडनी का काम डेफिनेटली यूरिन बनाना तो है ही, और व्यक्ति कहता है कि मेरे यूरिन कम आने लगा है। यूरिनरी आउटपुट का रीनल डिजीज़ से कितना लेना देना है? क्या रीनल डिजीज़ होने के बाद भी नॉर्मल आउटपुट भी हो सकता है, या किडनी डिजीज़ में हर समय कम ही यूरिन बनता है? सर, किडनी डिजीज़ जो है वो अपना, जैसे किडनी का अपन स्ट्रक्चर देखें तो एक ग्लोमेरुलस होता है और एक ट्यूब्यूल्स होती है, जिसमें से फिल्ट्रेशन होता है और जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है। तो जब अपना ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह पेशेंट में है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में है, तब अपना यूरिन आउटपुट कम होता है, क्योंकि फिल्टर होना कम हो गया है तो यूरिन अपना कम हो जाता है। जब अपना ट्यूब्यूल्स वाले डिजीजेज हैं, जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस से अचानक बीपी कम हुआ और अपनी बंद हो गई किडनी, उसमें अपना यूरिन आउटपुट कम होता है। लेकिन जो इंटरस्टिशियम है, मतलब जो ग्लोमेरुलस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा और ट्यूब्यूल्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बाकी की जो जगह है किडनी की उसको इन्वॉल्व कर रहा है, ऐसी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें क्रॉनिकली वो इन्वॉल्व होता रहता है, क्रिएटिनिन बढ़ते जाता है, लेकिन कोई आपको पाँव में सूजन नहीं आएगी, कोई आपका बीपी नहीं बढ़ेगा एंड स्टेज तक, और आपका यूरिन आउटपुट भी जब तक आप डायलिसिस पे नहीं चले जाते हैं, इवन ट्रांसप्लांट कराने जब पेशेंट आते हैं तो उनका यूरिन आउटपुट 1 से 2 लीटर्स तक होता है। तो ये पेशेंट जो है सबसे डेंजरस कैटेगरी में है, क्योंकि इनको कोई सिम्टम नहीं आते हैं, उनको कभी सूजन नहीं आई है, उनका बीपी नहीं बढ़ा है ना, उनका यूरिन आउटपुट कभी कम नहीं हुआ है। इसमें एक सिम्टम है कि पेशेंट को जो है वो रात में बार बार टॉयलेट आना स्टार्ट हो जाता है, जो कॉन्सेंट्रेशन डिफेक्ट की वजह से आता है। अगर हम यही पूछते हैं पेशेंट को, जब कोई सिम्टम नहीं है, हम यही पूछते हैं कि आपको पिछले 3-4 महीने से रात में 3-4 बार उठ के आप टॉयलेट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तब वो कहते हैं कि हाँ ये सिम्टम है जिसमें हम टॉयलेट जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है बाकी डिजीज़ के कंपैरिजन में बहुत जल्दी फॉल करता है। 2 या 3 क्रिएटिनिन होगा तो भी उसका हीमोग्लोबिन 6 या 7 के आसपास ही होगा। तो ये जो इंटरस्टिशियम का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम CTIN कहते हैं, क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, वो ऐसी एक डिजीज़ है जिसमें आपका यूरिन आउटपुट बिल्कुल फॉल नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं सोचे कि उसके अगर यूरिन पूरा नॉर्मल आ रहा है या अच्छी क्वांटिटी के अंदर आ रहा है तो उसकी किडनीज बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आपकी किडनीज उसके बावजूद भी ख़राब हो, और अगर ब्लड रिपोर्ट्स में गड़बड़ है तो केवल खुद सेल्फ जज नहीं करें कि मेरा यूरिन ठीक आ रहा है तो मैं क्यों डॉक्टर के पास जाके दिखाऊं। ये तो बात हो गई मेडिकल अगर सिम्टम्स की बात करें। एक सर्जिकल प्रॉब्लम लेके पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करता है जब आप ये सोचते हैं कि इसके किडनी में प्रॉब्लम है? मैं पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, पर किडनी से रिलेटेड अगर सर्जिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या क्या हो सकती है? किडनी की अगर हम बात करें जिसमें सर्जिकल कारण, तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम उम्र के हिसाब से चलते हैं तो बच्चों की अगर हम बात करें, इन्फेंट्स या चिल्ड्रन की बात करें, तो उसमें किडनी का वो बंद होना जिसको हम लोग PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, उसमें सिंपल बच्चे को पेट में दर्द होगा, और जब हम उसकी सोनोग्राफी करेंगे तो उसके अंदर किडनी के अंदर स्वेलिंग मिलेगी, इसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। यूरेटर उसमें फुला हुआ नहीं मिलेगा और सिर्फ किडनी के अंदर आइसोलेटेड स्वेलिंग मिलेगी, और फिर कुछ जांचों में ये तय होता है कि किडनी का मुंह बंद है, जिसको हम लोग PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो फिर हम सेकंड स्टेज में हम ये ग्रेडिंग करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कितना सिग्निफिकेंट है, क्या ये किडनी को ख़राब कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन सिग्निफिकेंट है और किडनी को ख़राब कर रहा है तो फिर हम लोग इसके अंदर एक रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं, जिसको हम लोग पाइलोप्लास्टी कहते हैं। वो ओपन सर्जरी की तरह भी पेन मतलब मेन प्रेजेंटेशन मानते हैं? डेफिनेटली पेन। एडोलेसेंट या इन्फेंट और चिल्ड्रन में जो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है वो नॉर्मली पेन के साथ प्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें एडोलेसेंट या एडल्ट एज ग्रुप की, जिसमें स्टोन बहुत कॉमन है स्टोन, तो स्टोन हम लोग सब इससे परिचित हैं। स्टोन के पेन से भी जो लोग ग्रसित हैं या जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सबको पता है कि स्टोन पेन करता है। दूसरा, पेशेंट को फीवर आ सकता है। अगर स्टोन किडनी को रुकावट कर रहा है तो किडनी के अंदर पस फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग पायलोनेफ्राइटिस इनिशियल स्टेज में, बाद में अगर फ्रैंक पस बन जाए तो पायोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, ठंड के साथ बुखार आ सकता है, और कमर में फ्लैंक पेन एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। कुछ पेशेंट्स को रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस चलते हैं। अगर हम इसकी बात करें एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो वो रिकरेंट इन्फेक्शंस भी स्टोन्स की वजह से बहुत कॉमन है। अगर आप एडल्ट एज ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, पेशाब की नली का सिकुड़ना,
वो भी यूरिन के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन की तरह प्रेजेंट करता है, तो पेशेंट्स का फ्लो कम हो जाता है, उनको भी रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन चलते रहते हैं। और अगर उसमें सिग्निफिकेंट यूरिन किडनी में रहता है, ब्लैडर में रहता है, तो वो बैक प्रेशर से किडनी को भी ख़राब कर सकता है। तो जो प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब ने बताई वो पेशेंट उस तरह से भी हमारे पास आ सकता है। प्रोस्टेट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एल्डरली मेल्स की, उसमें भी सेम ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स रहते हैं, पेशेंट्स को रिकरेंट इन्फेक्शंस रहते हैं, पेशेंट्स को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, कुछ कैंसर्स होते हैं किडनी में, तो ये सब डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं। मतलब मेन मान के चलते हैं कि पेन, फीवर और जैसे आपने बताया कि ब्लड भी आना, ये और ख़ास तौर पे जैसे एक मैं ब्लीडिंग से रिलेटेड ही बात करना चाहूँगा क्योंकि आप सर्जन भी है। कहते हैं कि अगर पेन के साथ ब्लड आ रहा है वो इतना खतरा नहीं होगा, पर अगर पेनलेस ब्लड आता है किसी भी ऑर्गन के अंदर तो वो ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। क्या मानते हैं आप इसको? ये आपका परसेप्शन और ये बहुत सही परसेप्शन है आपका, बिल्कुल सही है। पेनलेस हेमेचूरिया इज ऑलवेज मोर कंसर्न, क्योंकि उसमें एसोसिएटेड बीमारी को मिलना बॉडी में और जिन वजहों से पेनलेस हेमेचूरिया या पेनलेस ब्लड आता है तो वो नॉर्मली वो कैंसर वाली कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर अगर पेशेंट एल्डरली एज ग्रुप का है, पहले स्मोकर रहा है, तो पेशाब की थैली के अंदर कैंसर, ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। पेशेंट को पेनलेस हेमेचूरिया कहते हैं, जिसको हम लोग पेनलेस ब्लड आना यूरिन में। दूसरा, प्रोस्टेट में अगर कैंसर है तो ऐसे पेशेंट्स में भी यूरिन में ब्लड आता है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो लाइनिंग है, यूरोथीलियम कहते हैं जिसको हम लोग, किडनी में पेल्विक सिस्टम, यूरेटर की लाइनिंग, अगर उसमें कैंसर हो तो भी पेनलेस ब्लड आता है। और किडनी के कैंसर्स तो बहुत कॉमन है, इसकी वजह से पेनलेस हेमेचूरिया होता है। तो डेफिनेटली इट इज़ मोर अलार्मिंग दैन पेन एसोसिएटेड विद स्टोन। एक जो बात की थी जो स्टार्टिंग के अंदर कि प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट है वो भी एक कारण हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट कर करके, अगर पूरा रास्ता रोका रहता है आपका तो किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। क्या मानते हैं आप? ये ऐसा बड़ा कॉमन है, लोग सर्जरी अवॉइड करते हैं, प्रोस्टेट की गोलियां खाते रहते हैं और काफ़ी तकलीफ भी झेलते रहते हैं और वो सर्जरी अवॉइड करते हैं, तो उनकी भी किडनी अफेक्ट हो सकती है क्या बात? प्रोस्टेट डेफिनेटली जो मेल्स में ऑर्गन है वो यूरिनरी अगर उसका साइज बढ़ जाता है तो वो बिकॉज ऑफ एनलार्ज साइज रुकावट कर सकता है, बट साइज बढ़ना अकेला क्राइटेरिया नहीं है। इवन स्मॉलर प्रोस्टेट भी कई बार इतने फाइब्रोटिक होते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। अच्छी मेडिकेशन, जैसे आपने कहा कि प्रोस्टेट की अच्छी मेडिकेशन है, लेकिन कुछ 4-5 एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं प्रोस्टेट के पेशेंट्स के लिए जिसमें प्रोस्टेट सर्जरी होना एब्सोल्यूट इंडिकेशन मतलब निहायत ही आवश्यक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि अगर प्रोस्टेट की वजह से पेशेंट को क्रॉनिक रिटेंशन हो, अगर वो सिग्निफिकेंट यूरिन ब्लैडर पे होल्ड कर रहा है और जिसकी वजह से किडनी में स्वेलिंग आ गई है, बैक प्रेशर, तो एक वो रीज़न है। पेशेंट हमारे पास हाई क्रिएटिनिन या किडनी फेलियर के साथ आता है, तो उस कंडीशन में मेडिकेशन का रोल खत्म हो जाता है। दैट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर प्रोस्टेट सर्जरी। मतलब अगर प्रोस्टेट की सर्जरी एडवाइस की गई है तो समय पे कराएं, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा समय ले लेंगे तो हो सकता है कि आपके किडनीज को भी इफेक्ट हो जाए। आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर शर्मा, जैसे आपने सारे टेस्ट की बात करी, पर जब भी आप लेबल करते हैं कि किस लेवल की डिजीज़ है तो एक शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो है GFR। पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो रीनल जो फेलियर की अपन बात करते हैं, स्टेजिंग करते हैं, कहते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा गुर्दे ख़राब हो गए, आपके एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, तो GFR को आप चेक कराते हैं लोगों को। तो GFR होता क्या है, इसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं और स्टेजिंग ऑफ डिजीज़ में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, आजकल कुछ किसी लैब में ब्लड की रिपोर्ट अपन कराते हैं, स्पेशली किडनी की, तो वो लोग एक GFR भी लिख के देते हैं। इसका फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये एक मापदंड है, इसका एक फार्मूला होता है। इस मापदंड है कि किडनी आपके इतने फंक्शन है। अच्छा, अलग अलग पेशेंट में ये GFR अलग अलग आता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि इनकी स्टेजिंग कर दी है किडनी फेलियर की, क्योंकि स्टेजिंग करने से ट्रीटमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी आती है कि भाई इस स्टेज पे यही ट्रीटमेंट होता है, इसी स्टेज पे ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उससे पेशेंट की वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है और लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। तो जैसे कि अगर 90 से ऊपर है तो वो स्टेज 1 है या नॉर्मल है, ठीक है ना। फिर 60 से 89 तक है तो स्टेज 4 है। फिर 30 से 59 तक है तो स्टेज 3 है। 15 से 29 है तो स्टेज 3 है। और लेस देन स्टेज बढ़ गई, उल्टा स्टेज अगर लेस देन 15 है तो वो स्टेज 5 है। 15 to 29 है तो स्टेज 4 है।
और तो जैसे जैसे अपन GFR कम हो जाएगा अपन मानेंगे कि हाँ। स्टेज बढ़ती जा रही है और एंड स्टेज हाँ। रीनल डिजीज़ की तरफ अपन जा रहे हैं। हाँ। पर जब भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो कईयों को तो आप कहते हैं जैसे सिंपल गैस्ट्रोएंटराइटिस का ही पेशेंट होता है, किसी भी वजह से ICU में एडमिट हुआ, उसका देखा कि यूरिनरी आउटपुट कम हुआ, चाहे हाइपोटेंशन हुआ हो, कोई भी कारण रहा हो, तो आप कहते हैं कि एक आध अपन डायलिसिस करा लेते हैं और आप ठीक हो जाओगे, ये तो एक्यूट इलनेस है। पर जब आपके पास एक लंबा डायबिटिक पेशेंट आता है तब आप इसको कहते हो कि आपके तो एक क्रॉनिक रीनल डिजीज़ हो चुकी है, आपकी किडनी एस्टेब्लिश खराब हो चुकी है और इसका लंबा अपन को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक्यूट और क्रॉनिक किस बात आप लेबल करते हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर होता है कुछ दिन या कुछ हफ्तों में, तो इसको एक्यूट की परिभाषा में आता है। अच्छा, अगर ये किडनी डिजीज़ किसी के शरीर में 90 दिन से अधिक होती है, स्पेसिफिकली 3 मंथ्स या 90 डेज, तब ये क्रॉनिक की परिभाषा में आ जाता है। एक्यूट यानी कि रिवर्सिबल है, उसके पूरे ठीक होने की संभावना होता है। ठीक होते जैसे आपने बताया किसी को गैस्ट्रोएंटराइटिस है या ब्लीडिंग है या किसी वजह से उसको किडनी फेलियर है, तो उसको ठीक होने में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, पर वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ठीक है, 1, 2, 3 डायलिसिस करी। लेकिन अगर डिजीज जैसे डायबिटीज़ का, जैसे आपने चर्चा करी, डायबिटीज़ चूँकि लंबी बीमारी है, कई सालों में किडनी धीरे धीरे फेलियर में जाती है, उस स्टेज में उन पेशेंट को तो जिनको कि अपन उनको कहते हैं, लेबल करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक रीनल फेलियर, उनको तो डायलिसिस ताउम्र करना पड़ती है, अथवा अगर ट्रांसप्लांट की संभावना हो तो ट्रांसप्लांट करा जाता है। तो ये आप मान के चलते हैं कि डायलिसिस वैसे तो ठीक है, एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी है ही अगर एक्यूट की बात करें, और एक आध डायलिसिस, बट जब भी पेशेंट से डायलिसिस की बात करती है तो उसको मन में बड़ा डर सा लगता है। तो ये जो एक्यूट के पेशेंट्स होते हैं, क्या उनमें एक बार 1, 2, 4 डायलिसिस के बाद बंद हो जाता है? पर क्रॉनिक के अगर पेशेंट्स की बात करें और एक बार आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो क्या वो ज़्यादातर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है या ऐसा भी होता है कि एक बार आपने क्रॉनिक पेशेंट को डायलिसिस से स्टेबलाइज किया और हो सकता है कि उसकी डायलिसिस ही बंद हो जाए? क्योंकि ये मन में लोगों को डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले एक ही क्वेश्चन आता है कि ये जो शुरू हो गई कहानी ये कब तक चलेगी? वैसे तो जैसे डिजीज़ का नेचुरल कोर्स जो है किडनी फेलियर का, वो प्रोग्रेसिव ही है। प्रोग्रेसिव। तो डिजीज़ अगर किसी का क्रिएटिनिन आज 3 है या 4 है, तो 1 साल बाद उसका 3 और 4 तो नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये डिजीज़ बशर्ते है कि अपने फैक्टर्स को टाइटली कंट्रोल रखे, तो हो सकता है वो लेट हो जाए। हाँ, परंतु इसका नेचर आगे पीछे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। जहाँ तक डायलिसिस का प्रश्न है कि कुछ समय डायलिसिस करने के बाद क्या रिकवरी की पॉसिबिलिटी होती है, ये संभावना बहुत ही कम होती है। जिसको अगर 3 महीने अधिक हो गए हैं और पेशेंट अगर डायलिसिस पर है, हफ्ते में 2 या 3, तो वो डायलिसिस ताउम्र डायलिसिस ही कराना पड़ती है। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है, ऐसे उदाहरण तो हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी होगी, डायलिसिस का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया, बट अल्टीमेटली ये 2 या 3 बार ताउम्र करना ही पड़ती है। पर मैं मान के चलूँ जैसे व्यक्ति रोज़ गोलियां खाता है, अगर इस तरीके से महीने में 1, 2, 4 बार कभी करे या 2-4 महीने में कराना भी पड़ता है डायलिसिस, तो उसको भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट माने। क्योंकि आप जैसे डे केयर के हिसाब से डायलिसिस करते हैं, आदमी सुबह आता है शाम को या थोड़े से समय बाद वापस घर चले जाता है, वो तो एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट मान के चलें, इससे घबराए नहीं। पर अगर वही व्यक्ति जिसको आपने डायलिसिस एडवाइस करा और अगर वो समय पे डायलिसिस नहीं कराता, उसका प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ और एक जो रेगुलर डायलिसिस कराता है उस पर कितना फ़र्क पड़ जाता है? प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ तो होगा ही जिसकी डायलिसिस नहीं हो, जिसको अपन ने डायलिसिस बताया उसको डायलिसिस अगर नहीं कराएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिजीज़ प्रोग्रेस करने के पहले उसको जीवित होना भी तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, एसिडोसिस बढ़ सकता है, पोटेशियम बढ़ सकता है, शरीर में पानी एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अगर चिकित्सक किसी पेशेंट का ये कहता है भाई आपकी रिपोर्ट ये है, आपको डायलिसिस कराना उचित है, तो पेशेंट को कराना ही चाहिए, नहीं तो लाइफ को खतरा है। डॉक्टर निशा, जब भी डायलिसिस की बात आती है तो लोगों को थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है कि डायलिसिस होता क्या है, और इसमें भी जब आप 2-3 वैरायटी बताते हैं तो उनको लगता है पता नहीं क्या क्या तरीका है। पहली चीज़, डायलिसिस कितने तरीके से हो सकता है और इसमें क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है डायलिसिस में? देखिए, डायलिसिस जो है वो 2 टाइप का होता है बेसिकली, एक हीमोडायलिसिस है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस जो है वो मशीन से अपन करवाते हैं, वो या तो आप हॉस्पिटल में करवा सकते हैं जैसे डे केयर में हम करते हैं, या होम हीमोडायलिसिस भी होता है जिसमें मशीन आपके घर पे रखी जाती है। उसमें बेसिकली एक फ़िल्टर है
आपका ब्लड आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, फिल्टर में जैसे किडनी फिल्टर करती है वैसे वो फिल्टर करता है और फिर वापस से अपन ब्लड अंदर बॉडी में डाल देते हैं। तो ये 4 आवर्स का लगभग प्रोसीजर होता है। ये आप या तो घर पे भी करा सकते हैं, लोग कराते हैं होम हीमोडायलिसिस, वो कॉस्टली होता है इसलिए बहुत कम लोग कराते हैं इंडिया में, और बेसिकली सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हॉस्पिटल में ही कराते हैं 4 आवर्स के लिए। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, CAPD। उसमें जो आपका पेट है उसके अंदर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, वो आपका फिल्टर की तरह काम करती है, जिसमें फ्लूइड जो है डायलिसिस का फ्लूइड अपन पेट में भर देते हैं। जैसे नाइट में अपन ने भरा, पूरी रात पेशेंट सो रहा है और डायलिसिस आपका चल रहा है, मॉर्निंग में आप उस फ्लूइड को निकाल दीजिए तो डायलिसिस आपका कंप्लीट हो गया है। जनरली जो यंग पेशेंट हैं, जो ऑफिस गोइंग है, जिनको डेली वर्क करना है और छुट्टी लेके हॉस्पिटल में हीमोडायलिसिस नहीं करा सकते, वो पेशेंट जनरली प्रेफर करते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनका डे टू डे वर्क अफेक्ट नहीं हो, ये डायलिसिस भी बहुत कन्वीनियंट है। आप मॉर्निंग में डायलिसिस के लिए फ्लूइड पेट में डालिए, आप ऑफिस जाइए आराम से, शाम को जब आप आते हैं फ्लूइड निकालिए और आपका डायलिसिस कंप्लीट हो गया है। तो ये एक CAPD है। दूसरी होती है जो हम ICU में यूज़ करते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक स्लेड होता है SLED, जो स्लो डायलिसिस है, जिनका BP कम होता है पेशेंट्स का, उसमें यूज़ किया जाता है। और लेटेस्ट टेक्निक है CRRT, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जिनका BP बहुत कम है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है डेथ के लिए कि अगर BP और कम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, उनका हम ICU में इस सेटिंग से डायलिसिस करते हैं। पर ये जो डायलिसिस है, बेसिक फंडामेंटल यही है कि ब्लड जो है, जो किडनी काम कर रही है, वो एक फिल्ट्रेशन एक तरीके से प्लांट है, वहाँ पे जाता है, किडनी का वर्क हुआ और वापस ब्लड में आता है। पर रवि, जब भी बात होती है डायलिसिस की तो पहला रेफरेंस जाता है यूरोलॉजिस्ट को या सर्जन कि भी वो डायलिसिस के लिए डॉक्टर रवि आएंगे और फिर वो कुछ शंट बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, वो मैं पूछना चाहूँगा। तो डायलिसिस के अंदर सर्जन का कहाँ जाके इन्वॉल्वमेंट आता है? डायलिसिस में जैसे मैडम ने कहा कि 2 तरह के डायलिसिस हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो अगर मैं हीमोडायलिसिस की बात करूं तो इनको हीमोडायलिसिस के लिए बॉडी में 2 कैनुला लगाने पड़ते हैं, एक से ब्लड निकालते हैं और एक से ब्लड वापस बॉडी में डालते हैं। तो इनको ऐसा कुछ एक वेन चाहिए जिसमें एक हाई फ्लो ब्लड मिले, तो वो उसके लिए हम AV फिस्टुला बनाते हैं, जिसको हम लोग आर्टीरियो वीनस फिस्टुला कहते हैं। तो उसमें हाथ में नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, नॉन डोमिनेंट हैंड में, ताकि उसकी वर्किंग हैम्पर ना हो। और नॉर्मली हम वो डिस्टल फोरआर्म में बनाते हैं, अपना रिस्ट के अराउंड, अगर वेन अच्छी हो, नहीं तो फिर एल्बो पे बनाते हैं। और उसमें आर्टरी और वेन को हम आपस में जोड़ देते हैं, सो दैट जो वेन है वो आर्टरलाइज हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसमें अच्छा हाई फ्लो 200-300 ml पर आर के हिसाब से ब्लड जाता है, पर मिनट के हिसाब से ब्लड जाता है। तो उसमें फिर वो एक्सेस में उनको आराम मिलता है, तो वो पेशेंट को बार बार पंचर नहीं करना पड़ता। तो ये इसमें हमारा रोल है। आपने कहा शंट डेफिनेटली उसमें हम लोग कुछ अगर वेन अच्छी नहीं होती तो हम लोग कुछ ग्राफ्ट लगाया करते हैं, PTFE ग्राफ्ट वगैरह लगाते हैं, बट उसके क्लोजर के चांस काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल AV फिस्टुला से। तो AV फिस्टुला इज़ द स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड पेशेंट के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, जो पेशेंट हीमोडायलिसिस पर है। जो दूसरी मोडालिटी बताई मैडम ने, पेरिटोनियल डायलिसिस, तो वो 2 तरह से करते हैं। अगर एक्यूट स्टेज में करना होता है तो पेट में नॉर्मली वो नेफ्रोलॉजिस्ट कर देते हैं, पेट में एक ट्यूब डाल के, और इमरजेंसी में वो डायलिसिस कर देते हैं। बट जो पेशेंट जो होम पे, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जो पेशेंट घर पे डायलिसिस करना चाहते हैं, जो रिमोट पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल नहीं आ सकते या घर में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जो घर पे ही डायलिसिस करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग एक छोटे से ऑपरेशन करके, वो लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं हम लोग, या सुन करके भी कर सकते हैं, तो पेट में हम एक ट्यूब डाल देते हैं, जिसको हम लोग CAPD कैथेटर कहते हैं। तो उसमें उसका एक एग्जिट चैनल होता है, तो उससे पेशेंट कनेक्ट करके फ्लूइड घर पे ही डायलिसिस को कर सकते हैं। तो ये 2 रोल है हमारे बिफोर ट्रांसप्लांट, AV फिस्टुला या CAPD कैथेटर के लिए। ट्रांसप्लांट का शब्द तो एक सर्जन या वो भी खास तौर पे रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन के मुंह से जल्दी निकल जाता है, तो बात ट्रांसप्लांट पे शुरू करते हैं। डॉक्टर नूनिया, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट जो वर्ड है, ये मेरे हिसाब से किडनी ने सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया। लोगों का जो कॉन्फिडेंस आया है, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट होने लग गए अब, चाहे वो लंग ट्रांसप्लांट होने लग गए, चाहे पैनक्रियाटिक होने लगे, बहुत सारे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होने लगे, पर जो पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस आया है वो केवल रीनल ट्रांसप्लांट को लेके आया है। इसके पीछे कारण क्या है? कितनी सक्सेसफुल आजकल ट्रांसप्लांट होने लग गए कि लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि साहब जैसे किडनी में ट्रांसप्लांट में सही रहता है, ऐसे हमारा हार्ट भी ठीक रहेगा क्या, हमारा लंग भी ठीक रहेगा क्या मानते हैं आप? सर, किडनी ट्रांसप्लांट में 2-3 अच्छी चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसका रिट्राइवल जो करते हैं तो डोनर की सेफ्टी बड़ी रहती है।
जैसे लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह है, इन सब में लीवर ट्रांसप्लांट अगर हेल्दी डोनर हम लेते हैं तो डोनर की भी मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पहले रेसिपिएंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डोनर की सेफ्टी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक आदमी, वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ नॉट ए पेशेंट। He is not. तो किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे अच्छी बात है कि एक किडनी जाने के बाद भी जो डोनर है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और किडनी रिट्राइवल बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू हार्ट एंड लीवर। तो ऑर्गन रिट्राइवल होना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है कि एक्सेप्टेंस, जो रेसिपिएंट जिसके अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसकी बहुत एक्सटेंसिव इवेल्युएशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सटेंसिव वर्कअप की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 80 to 90% पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में। यही कारण मानते हैं कि सॉलिड ऑर्गन आपकी ट्रांसप्लांट में देखा जाए तो सबसे किडनी अच्छे सक्सेसफुल results हैं वो सबसे ज़्यादा। किडनी के। डॉक्टर शर्मा, जब भी ट्रांसप्लांट की बात आती है, क्योंकि पेशेंट जितने भी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के होते हैं, वो क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाले ही पेशेंट्स अपन मान के चलते हैं, चाहे वो डायबिटिक हो या अदर डिजीज़ हो। आप कब सोचना शुरू करते हैं कि ये इस पेशेंट का फ्यूचर इज़ रीनल ट्रांसप्लांट? वो क्या चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि रीनल ट्रांसप्लांट ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति को आज आपने कहा और वो कल करा लेगा, उसका भी पूरी काउंसलिंग, उसको समझाना करना, इट विल टेक टाइम। तो आप वो टाइम किस समय से स्टार्ट कर देते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, इस समय पेशेंट और अटेंडेंट को समझाना शुरू कर देना चाहिए कि आपका फ्यूचर इज़ रीनल ट्रांसप्लांट? अच्छा सवाल है। थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर रहे थे किडनी की फेलियर की स्टेजिंग की। तो जब कोई पेशेंट स्टेज 5 में आ जाता है, जैसे उसका GFR जो अपन बात कर रहे थे वो लेस देन 15 है, तो अपन उनको एडवाइस करते हैं कि आप डायलिसिस कराएं अथवा आपको आगे ट्रांसप्लांट का विचार करना पड़ेगा। कुछ समय तक हम पेशेंट को डायलिसिस पर ही रखते हैं। अगर पेशेंट पुराना फॉलोअप में आ रहा है तो हमें पता है उसकी किडनी फेलियर की वजह क्या है। जो नया पेशेंट होता है उसको कुछ समय डायलिसिस पर रखते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं टेस्टों के द्वारा कि इसको ये किडनी फेलियर हुई है, इसका वजह अगर पता चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि ट्रांसप्लांट करें और ये किडनी फेलियर वापस उसको हो जाए। दूसरा एक वजह यह भी रहता है पेशेंट की मनोस्थिति भी समझने के लिए। अगर किसी को डायबिटीज़ रही है और अर्ली स्टेज पे उसका किडनी फेलियर हो गया क्योंकि उसने डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं किया है, अगर उसका स्वभाव ही ऐसा है लापरवाही का है, तो एक किडनी कोई परिवार का रिश्तेदार उसको दे, मालूम चला उसने फिर लापरवाही करी, तो एक ये भी वजह है। दूसरा, किडनी ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा समय इसलिए भी लगता है कि सबसे पहले देखना पड़ता है कि पेशेंट का ग्रुप क्या है, उसी ग्रुप का कौन मेंबर परिवार में ऐसा है जो कि सूटेबल है, उसकी उम्र क्या है, फिर उसके कई तरह के टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है कि इनकी किडनी फंक्शन कैसे हैं और किडनी देने से क्या उसके शरीर पे कोई उल्टा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इन वजहों से किडनी फेलियर में, किडनी ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा समय लगता है, तब तक पेशेंट डायलिसिस पर ही रहता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा एक सेंटेंस में कि अगर पेशेंट स्टेज 5 में है तो उसको डायलिसिस तो करना ही होता है अथवा ट्रांसप्लांट इज़ मतलब लास्ट जो है आप मान के चलते हैं कि फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो ट्रांसप्लांट ही मान के चलते हैं। अगर एक बार स्टेज 4 जो कि स्टेज 5 जो कि आपने कहा कि लेस देन 15 जो आपने GFR बताया और वो भी कंसिस्टेंट रहता है और डायलिसिस पे वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। डॉक्टर निशा, जब भी ग्रुपिंग की बात आती है, मैचिंग की बात आती है, पहली चीज़ कि ट्रांसप्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं? क्योंकि लोगों को केवल एक ब्लड ग्रुप मान के चलते हैं, ब्लड ग्रुप मिल गया तो ट्रांसप्लांट। पहली चीज़, क्या आज ब्लड ग्रुप एनफ है या और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं? अगर ये मैच नहीं है तो ट्रांसप्लांट के लिए आप क्योंकि भेजोगे तो आप सर्जन को फाइनली ट्रांसप्लांट के लिए, पर वर्कअप तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट ही करके भेजता है। क्या क्या चीज़ देखते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल डोनर जो है उसकी एज सर इम्पॉर्टेंट है। जो 18 से 65 ईयर्स अपन लीगली बाउंड है कि 18 से 65 ईयर्स थोटा एक्ट में अपन को बताया गया है। उससे ज़्यादा जो एज है 65 से ज़्यादा, तो हो सकता है उसकी किडनी खुद ही उतना फंक्शन नहीं कर रही हो। लिविंग वाले की बात कर रहे हैं, लिविंग वाले की हाँ। बात कर रहे हैं सर, अभी अपन लाइव डोनर की Live बात कर donor। रहे हैं। और 18 से नीचे सर लीगली अपन नहीं, थोटा में अपन को बताया है कि अप्रूव नहीं है। दूसरा, कौन डोनेट कर सकता है? जो ब्लड रिलेटेड है, ग्रैंड पेरेंट्स को अलाउड है, फादर मदर को अलाउड है, वाइफ को अलाउड है, ब्रदर सिस्टर को अलाउड है, सन डॉटर को अलाउड है, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन को अलाउड है। उसके अलावा जो है लीगली परमिशन अपन को कोर्ट से लेनी पड़ती है। तो ये तो लीगल वाली चीज़ें हैं।
दूसरा मेडिकली हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट आपका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, नहीं भी करता है तो आजकल ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट हम करते हैं। ब्लड ग्रुप एक क्राइटेरिया नहीं रहा है, ABO इनकम्पैटिबल में हम प्लाज्माफेरेसिस करके उसके ब्लड को आप मैच कर सकते हो आराम से। तो ये ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी किए जा सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करा है तो पेयर्ड डोनेशन भी होता है, जिसमें 2 है डोनर रेसिपिएंट, दूसरा डोनर रेसिपिएंट आपस में क्रॉस करके वो दे सकते हैं। तो ये 2-3 मोडालिटीज़ हैं जिसमें आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है तो भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो इम्यूनिटी को हमको देखना पड़ता है कि कितना जो है वो अपना जो डोनर किडनी है वो रेसिपिएंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या आगे जाके रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्रॉस मैच कराते हैं। अगर आपका क्रॉस मैच पॉजिटिव है तो चांसेस है कि हम नहीं लेंगे जो CDC क्रॉस मैच है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको ऑपरेशन थिएटर में ही आपका रिजेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। और एक डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम देखते हैं, DSA जिसको बोलते हैं, वो लेवल अपना 1000 से 2000 के बीच में है तो थोड़ा सा हाई रिस्क है, लेस देन 1000 है तो हम बिल्कुल ले लेते हैं पेशेंट। तो 1000 से 2000 के बीच में हम लोग प्लाज्माफेरेसिस करके वो एंटीबॉडी लेवल को कम करते हैं, जो हम कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, और फिर हम हाई रिस्क के साथ में उसको ट्रांसप्लांट करवाते हैं। इसका मतलब आप मानते हैं कि जो लोगों के दिमाग में है कि ब्लड ग्रुप ही एक होना चाहिए, वो ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट है। हाँ, जो आपका इम्यूनोलॉजिकल लेवल है कि आपका रिजेक्शन होगा कि नहीं, जो अपना एंटीबॉडी से पता लगता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आगे रिजेक्शन होगा कि नहीं, किडनी कितने दिन चलेगी, कितना अपन को मॉनिटर करना है, कितनी ज़्यादा दवाइयाँ देनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए है। पर जो डोनर है, अगर फैमिली मेंबर कोई जना तैयार है और उसका मैच हो जाता है तो उसमें कोई कानून का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अथॉरिटी जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। क्लियरेंस तो चाहिए होता है, लेकिन लीगली वो थोटा एक्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं जी। अगर आपका प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है कि आप ब्रदर सिस्टर है, आप मदर डॉटर हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो आप सिर्फ एक परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन लीगली आप वो कर सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। डॉक्टर रवि, जैसे बात हुई कि जो अपन डोनर जो लेते हैं वो कैडेवरिक भी ले सकते हैं या लिविंग भी ले सकते हैं, तो दोनों में कितना फ़र्क है और किसके रिजल्ट्स बेटर हैं या सेम है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा सा उसमें एड ऑन करना चाहूँगा कि डोनर पूल की अगर हम बात करें, आई थिंक 18 साल से कोई बड़ा अगर पेशेंट है तो 18 से बड़ी एज ग्रुप होना चाहिए, डेफिनेटली 2 किडनी होना चाहिए, डायबिटिक नहीं होना चाहिए एंड मोटिवेटेड होना चाहिए। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट। ब्लड ग्रुप चाहे कैसा भी हो, बाकी और सारे पैरामीटर्स जो बताए वो सब मैनेजेबल हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, तो दे कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो पेशेंट का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट 18 से ऊपर है और डायबिटिक नहीं है तो फिर हम किडनी उसकी ले सकते हैं, बस मोटिवेशन होना चाहिए फैमिली, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ बात करी इंडिया में, चूँकि बहुत लाखों लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और उसमें से कुछ परसेंटेज, आई थिंक मैं समझता हूँ 10% का भी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता, बाकी 90% तो सफ़र करते हैं पेशेंट्स, एंड स्टेज से डायलिसिस से जूझते रहते हैं, कुछ लोग नहीं करा पाते हैं, अल्टीमेटली दे सकम टू डेथ। तो 2 पूल हैं हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के, किडनी की अगर हम बात करें। वन इज़ अ लाइव डोनर जो कि रिलेटेड या अनरिलेटेड हो सकते हैं, दूसरा इज़ कैडेवर। दोनों पेशेंट्स के पूल सफिशिएंट हैं। दोनों के रिजल्ट्स अगर अपन कंपेयर करें तो दोनों के रिजल्ट्स में कोई बहुत फ़र्क नहीं है, क्योंकि आजकल जो हार्वेस्टिंग है, जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जो टाइम है, वो सब चीज़ें इतना ज़्यादा सर्जिकल चीज़ें इतनी प्रिसाइज हो गई हैं, तो मैं नहीं समझता कि दोनों के रिजल्ट्स में बहुत फ़र्क है। बोथ द पेशेंट्स आर डूइंग गुड डेफिनेटली। तो कैडेवर, US में तो कैडेवर ट्रांसप्लांट ओवरसीड्स द लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स। तो इंडिया में उसकी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि एक कैडेवर से हम एटलीस्ट 7 या 8 ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। 2 किडनी हैं, कॉर्निया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, स्किन हो गया, लिवर है ही। तो ये सब चीज़ें आई थिंक कैडेवर पूल को बढ़ाने के लिए हमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करना चाहिए, तो लोगों में अवेयरनेस देना चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन करें। पर एक बात जो अगर अपन देखें, एक तो इन जनरल पब्लिक अवेयरनेस की बात है, पर जहाँ तक ये मोटिवेशन की बात आपने बताया कि जब घर का कोई भी मेंबर मेन मेंबर्स में से दे सकता है और ब्लड ग्रुप भी कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से ये तो कल्चरल चेंज आना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। कि अपन जो बात करते हैं कि साहब अपन बहुत दानवीर हैं या बहुत दया करते हैं दान, तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना ऑर्गन अगर किसी को देखें, और अपने घर वाले के लिए, दूसरे की तो अपन बात कर ही नहीं रहे। तो वो तो केवल कल्चरल चेंज की बात है, क्योंकि अवेयरनेस में तो ठीक है, पब्लिक के लिए कौन काम करता है वो बात अलग है, घर वालों के लिए तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं।
जी सर, ये भी ज़रूरी है कि देने वाले को ये डर नहीं हो कि मेरी एक किडनी चली जाएगी तो मैं कॉम्प्रोमाइज्ड या पैरालाइज्ड हो जाऊंगा। मैं डॉक्टर शर्मा पूछना चाहूँगा बहुत क्योंकि लोग आप कहते हैं। बहुत टाइम से जो है रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का, क्योंकि ये एक बड़ा मोटिवेशन होता है लोग बाग जब देखते हैं सुनते हैं कि साहब इतने साल तक डॉक्टर शर्मा का ही पेशेंट बिल्कुल ठीक है, वो तो सामने गवाही हैं। कितनी ड्यूरेशन का आपके पास आज तक फॉलोअप में पेशेंट आता है? मेरे पास फॉलोअप में जो लॉन्गेस्ट फॉलोअप अभी तक है 2 पेशेंट हैं 29 ईयर्स ओल्ड। 29 ईयर्स तो बहुत बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि बाईपास या और जो बड़े मेजर ऑपरेशन है, सर्जरी हो सकता है कि उसके भी इतने चलने की कोई गारंटी है। 29 ईयर्स तो एक तरीके से आपने उसको 100% क्योर ही कर दिया, तभी 29 साल तक व्यक्ति चल रहा है। बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा। डॉक्टर रवि, आपने जितनी इतने समय से जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, क्या सक्सेस रेट मानते हैं? क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जिसने ट्रांसप्लांट को मोटिवेट किया, चाहे कोई सा भी ऑर्गन हो, तो डेफिनेटली सक्सेस तो अच्छी होगी। अपने यहाँ की, चाहे इंडिया की बात करें सक्सेस की और इंटरनेशनल फिगर्स की बात करें, ओवरऑल क्या चल रही है सक्सेस रेट? सक्सेस रेट को हम डिफाइन करते हैं कि एक साल में अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में हमारी जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 98%। यानी अगर हमने 100 ट्रांसप्लांट करे हैं तो 98 ट्रांसप्लांट्स का क्रिएटिनिन वगैरह सब नॉर्मल रहेगा आफ्टर 1 ईयर, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी हम बेटर ही। और अगर वो व्यक्ति ट्रांसप्लांट नहीं होता तो हो सकता है कि वो तो 6 महीने भी नहीं निकालता। डेफिनेटली वो एंड स्टेज पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस दिन में 2 या 3 हफ्ते में 2 या 3 बार कराते हैं। और ये देखा गया है कि अगर हम कॉस्ट की बात भी करें तो लंबे समय तक, इफ़ यू टेक अ डाटा फॉर 5 ईयर्स, तो 5 साल में आप जितना डायलिसिस पे रह के पैसे खर्च करते हैं, और अगर आपने 5 साल डायलिसिस बना रह के आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, सो दैट विल बी अराउंड 40-50% चीपर दैन द मनी स्पेंडेड ऑन द डायलिसिस। पक्का इलाज भी हो गया। पक्का इलाज भी हो गया, एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स 100 टाइम्स बेटर दैन पेशेंट हु वाज ऑन डायलिसिस। तो जो यंग पेशेंट्स हैं डेफिनेटली जिनके पास हम समझते हैं कि 10 साल लाइफ के स्पैन हैं उनकी एज को देखते हुए, तो डेफिनेटली उनको ट्रांसप्लांट के बारे में विचार करना चाहिए। डॉक्टर नूनिया, क्योंकि जब भी ट्रांसप्लांट का आप पेशेंट देखते हैं, ये तो चलो एक नेफ्रोलॉजिस्ट ने बेसिक वर्कअप करके तो दे दिया आपको कि भाई ये ट्रांसप्लांट इस पेशेंट का हो सकता है। अदर डिजीज़ेस ऐसी कौन सी मान के चलते हैं कि जिससे आपको लगता है कि ये स्पैन जो है इसका दूसरी डिजीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम दे सकता है, इसको अपन अभी ट्रांसप्लांट के लिए रोकें? ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ है? ख़ास तौर में मैं बात करना चाहूँगा कैंसर से रिलेटेड। एक व्यक्ति की ऑलरेडी कैंसर है और उसके रीनल फेलियर भी हो गया, आप कितना मानते हैं या कौन सी ऐसी मानते हैं कि कैंसर से अगर इसकी मॉर्टेलिटी में इतना टाइम है तो भी इसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए? अभी भी जब गाइडलाइंस की बात करी जाए तो सर, अगर कोई भी किडनी कैंसर का कोई पेशेंट हाल ही में ऑपरेट हुआ है तो एटलीस्ट अपन 2 to 3 ईयर्स से 2 to 5 ईयर्स अलग अलग गाइडलाइंस हैं कि हम लोग इमीडिएटली डायलिसिस नहीं करते हैं। कि सपोज करिए आज किसी एक पेशेंट ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं कि इमीडिएटली आज हमने किसी की किडनी निकाली है और पेशेंट बहुत मोटिवेटेड है कि मैं ट्रांसप्लांट जाना चाह रहा हूँ, फिर भी हम लोग 2 to 5 ईयर्स वेट करते हैं कि अगर हमें लगता है कि उसकी जो ट्यूमर था एडवांस स्टेज का है, उसमें रिकरेंस होने के चांसेस हैं, तो अगर कोई भी मैलिग्नेंसी है तो हम लोग 2 to 5 ईयर्स वेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी पेशेंट की मैलिग्नेंसी की वजह से जब किडनी हटाई जाती है तो वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करा लूँ। तो ये गाइडलाइंस कहती है, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी मैलिग्नेंसी के अंदर सेकेंडरीज होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ का अपन ध्यान देते हैं। डॉक्टर शर्मा, जब भी ट्रांसप्लांट की बात आती है, ठीक है, OT तक तो डॉक्टर रवि का और डॉक्टर संदीप का काम हो जाता है, पर कहते हैं ढूंढते वो है बंदा नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो लंबे समय तक चलती रहती है। स्टिच हट जाने तक भी रह लेता है सर्जन, पर आखिर के अंदर तो फाइनली बॉल वापस नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आती है। तो ये जो टीम है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास कितने टाइम पे फॉलोअप पे रेगुलर रहना चाहिए किसी भी ट्रांसप्लांट पेशेंट में? देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद अधिकतर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। हाँ, लेकिन पेशेंट फॉलोअप में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही रहता है, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट से ही वो पहले से भी जुड़ा हुआ है और नेफ्रोलॉजिस्ट को उसी बेसिक डिजीज़ और डायलिसिस के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए, ये सारी चीज़ों का एक वो रहता है। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो गुर्दा चलाने के लिए, किडनी चलाने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो खुद ही अपने आप में इतने साइड इफ़ेक्ट्स रखती हैं कि उनकी क्लोज मॉनिटरिंग एक करना आवश्यक है। इसलिए नेफ्रोलॉजिस्ट का फॉलोअप तो आवश्यक है ही। हाँ, सपोज़ किसी पेशेंट को कुछ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या कहीं और कुछ प्रॉब्लम हो गई है, खून की नली सिकुड़ गई है या पेशाब की नली सिकुड़ गई है जो नया एनास्टोमोसिस किया है, तब जरूर हम यूरोलॉजिस्ट को साथ में रखते हैं और शुरू के पीरियड में तो नेफ्रोलॉजिस्ट पूरी टीम और यूरोलॉजिस्ट दोनों मिलके ही उनको देखते हैं। अब उसकी क्लोज मॉनिटरिंग ट्रांसप्लांट की आवश्यक इसलिए है कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसमें इम्यूनोलॉजिक रहता है, जिसको कि अभी अपन ने चर्चाओं में रिजेक्शन का शब्द यूज़ किया है, मैडम ने किया, आपने भी किया। तो वो रिजेक्शन सबसे अधिक पीरियड रहता है उसका फर्स्ट 3 डेज में होना। फिर जैसे दिन निकलते हैं उसका रिजेक्शन का पीरियड, एक्यूट रिजेक्शन का पीरियड ख़त्म हो जाता है। और एक हाइपर एक्यूट रिजेक्शन भी एक प्रोसेस होती है जो कि आजकल नहीं देखने में आती, उसके लिए पहले से ही टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार किडनी फंक्शन कम होता है, पेशाब कम बनने लगा पेशेंट को या क्रिएटिन की वैल्यू बढ़ने लगी, तो हमको देखना पड़ता है इसकी वजह क्या है। क्या ये रिजेक्शन ही है या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी एक किडनी की तकलीफ होती है जो कि किडनी फेलियर में तुरंत के पीरियड पाई जाती है, अथवा जो किडनी चलाने की मेडिसिन होती है, ट्रैक्रोलिमस है या पहले साइक्लोस्पोरिन यूज़ करा करते थे, उनका असर भी किडनी पर होता है। तो कई बार हमको किडनी बायोप्सी भी करना पड़ती है। कई बार रिजेक्शन की प्रोसेस होती है जिसको हम कंफर्म करते हैं बायोप्सी से या और एंटीबॉडी टेस्ट से। उसके बाद हमको अलग सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जैसे कि प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा फेरेसिस, वो भी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए शुरुआत के पीरियड में इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। किस फ्रीक्वेंसी पे आप मान के चलते हैं? जैसे एक बार पेशेंट डिस्चार्ज होके चले गया, फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट एंड रेगुलर विजिट, एक ड्यूरेशन क्या रहता है? क्योंकि जैसे पेशेंट ठीक हो जाता है ना, जैसे हार्ट के ही पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, एक बार ठीक होने के बाद फिर वो धीरे अपने आप ही ड्यूरेशन बढ़ाता रहता है कि अपन ठीक है, दवाइयाँ तो यही चलती हैं। क्या मानते हैं कि इतने पे तो रेगुलर मॉनिटर करना ही चाहिए? हम लोगों का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हम लोग पेशेंट एक बार करीब 10 से 15 दिन के बीच में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हम 3 से 4 बार उसको हर हफ्ते बुलाते हैं। उसके बाद हम 15 दिन में बुलाते हैं, 1 महीना, फिर हम 1 महीने में बुलाते हैं। इसलिए धीरे ड्यूरेशन हम बढ़ाते रहते हैं। 1 साल के अंत तक या महीने या 2 महीने के बीच में पेशेंट हमको दिखाने आता है, पर पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आपको क्लोजली फॉलोअप ज़रूरी है, रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है, कोई भी मेडिसिन में चूक नहीं करना है। इस तरह से हम ये बार मिलने की कारण ये नहीं है कि पेशेंट की जाँच कराना है या देखना है, पेशेंट को उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि हाँ मेरे लिए ये जांच ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़रूरी है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रेनिंग भी हो जाती है। जिन फैक्टर्स की वजह से आपकी नेचुरल जो नेटिव जो किडनीज थी वो ख़राब हो गई, तो ट्रांसप्लांट के बाद जी अगर वो रहेंगे तो वो भी ख़राब हो सकती है। डॉक्टर गुप्ता, आपके जो पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप में रहे हैं, जो रीनल जिनको ट्रांसप्लांट किया, रीट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्या किसी व्यक्ति को? चलो ओवरऑल फिगर की बात करें। ओवरऑल फिगर रीट्रांसप्लांट्स हमने आई थिंक अराउंड 10 के आसपास रीट्रांसप्लांट किए हैं हमारे हॉस्पिटल में ही, और वो डॉक्टर शर्मा के फॉलो पेशेंट्स थे। और मैं समझता हूँ कि 15 साल या 20 साल के बाद उनको दोबारा ट्रांसफर की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें से शायद ही मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई ऐसा पेशेंट होगा कि जिसको 2 या 3 साल में ज़रूरत पड़ी। तो अगर एक ट्रांसप्लांट 15 साल 20 साल भी अगर चल रहा है, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि 90% पेशेंट्स कुछ ऐसे थे जिनकी कंप्लाइंस, जो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी मेडिसिन को लेकर कंप्लाइंस में कुछ कमी रखी, कुछ त्रुटि करी, या तो फॉलोअप नहीं कर पाया डॉक्टर साहब के पास, या जो भी वजह रही होगी। तो एक बहुत रेयर चीज़ें हैं रीट्रांसप्लांट, बट रीट्रांसप्लांट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज पेशेंट्स, क्योंकि रीट्रांसप्लांट के बाद भी हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय हो गया। डॉक्टर साहब के पुराने पेशेंट भी रीट्रांसप्लांट वाले तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यंगेस्ट ट्रांसप्लांट किस एज पे कर लिया आपने पेशेंट? यंगेस्ट ट्रांसप्लांट जो रेसिपिएंट था, आई थिंक ही वाज अराउंड 28 ईयर्स ऑफ एज। 20। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि ये जो पेशेंट है भाई, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपन मिनिमम 70 ईयर्स जो इंडिया में आज एवरेज चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये पेशेंट को आगे पीछे ज़रूरत पड़ सकती है? 14 years. Yeah, I'm so sorry. Last was 14 years. 14 years. The recent one was the girl. Yeah. That girl, she was only 14 years of age. अच्छा। हाँ, मैं भूल गया उसके बारे में, I'm sorry. अभी जो हमारा रिसेंट था वो she was a 14-year-old girl.
तो उसका कारण तो कोई कंजेनाइटल या हेरिडिटी या क्या था? क्योंकि डायबिटीज़ वाले तो मैं मानता नहीं कि 14 साल की उम्र में इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी। डॉक्टर निशा, क्योंकि अपने रिस्क फैक्टर्स की बात रही थी और समय कम रह रहा है, लाइफस्टाइल का क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल किडनी में माना गया है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, क्योंकि ये अपने पार्ट रह गए थे, कितना मेजर रोल है रीनल फेलियर में? क्योंकि बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स में तो है ही है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको भी सर वही है कि वास्कुलर जो है कंप्लायंस उसको अफेक्ट करता है। जो वेसल्स हैं वो स्टिफन हो जाती हैं। दिस ऑल्सो कॉजेज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपरटेंशन कॉज करता है। सेम वही मिलजुल के वही फैक्टर्स जो है उनको एग्रावेट करता है। तो ये सर इन्वॉल्व तो है और मेजर रिस्क फैक्टर भी है। और आगे अगर आपको किडनी डिजीज़ हो गई है तो उसका प्रोग्रेशन नहीं हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार किडनी डिजीज़ हो गई और आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका प्रोग्रेशन बहुत रैपिड होगा। क्रिएटिनिन सब फैक्टर को कंट्रोल कर लिया तो भी आप अल्कोहलिक हैं, स्मोक ले रहे हैं तो भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करके आप एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में पहुंच जाएंगे। इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट भी अगर आपने ये एडिक्शन नहीं छोड़े हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, तो ट्रांसप्लांट के भी चांसेस हैं कि वो किडनी भी जल्दी ही फंक्शन करना बंद कर दे। ये जो इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स देते हैं, क्या ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं या बाद में बिल्कुल कम 1-2-4 गोली रहे? सर वही बताया कि जैसे रिजेक्शन के चांसेस इनिशियल 1 ईयर में बहुत हाई हैं, तो जो डोजेज है वो इनिशियल मैक्सिमम चलती हैं 3 मंथ्स तक। फिर ग्रेजुअली हम जैसे स्टीरॉयड कम करते हैं, बहुत मिनिमम पे 5 मिलीग्राम या 7 मिलीग्राम 7.5 पे ले आते हैं। धीरे धीरे करके आफ्टर 1 ईयर्स हम आफ्टर 2 to 3 ईयर्स बहुत मिनिमम डोजेस में हम रखते हैं, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन के भी साइड इफेक्ट हैं। वो आगे जाके इन्फेक्शन प्रोन हो सकता है, पेशेंट कैंसर वगैरह के चांसेस होते हैं जो लेटर ऑन होते हैं। तो इसीलिए फॉलोअप ज़रूरी है कि पेशेंट सेम डोज लेते रहेगा तो उसको इन्फेक्शन के रिस्क इंक्रीज हो जाएंगे। फॉलोअप में रहेंगे हम, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली क्रिएटिनिन को देखते हुए हम धीरे धीरे दवाइयाँ कम करते चले जाएंगे, जिससे पेशेंट को फाइनेंशियल बर्डन भी काफ़ी कम हो जाता है पेशेंट का। तो ये मान के चलते हो कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकल जाएगा उसका। हाँ, लेकिन मिनिमम डोजेज जो है वो जब तक आपकी किडनी चल रही है तब तक आपका कंटिन्यू रहेगा, लाइफ लॉन्ग। जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की डॉक्टर अभी बात आई थी, सर ने बताया कि शुरू के अंदर हो सकता है कि सर्जिकल क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन सर्जिकल? वैसे ज़्यादातर तो ओटी में ही काम हो जाता है जो होना है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में आपका प्रिसीजन, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज ड्यूरिंग द सर्जरी। अगर हम बात करें डोनर हार्वेस्टिंग की, किडनी को हम जब डोनर से हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें किडनी में कोई मेजर इंजरी ना हो, किडनी की कोई कैप्सूल में इंजरी ना हो, उसकी जो मेन वेसल्स हैं उसकी लेंथ को हम एडिक्वेटली डिसाइड करके और उसकी वेसल्स में कोई इंटीमल इंजरी ना करें। हम बात करते हैं रेसिपिएंट में, तो रेसिपिएंट में हम जो एनास्टोमोसिस करते हैं, जो खून की नलियों को जोड़ते हैं, उन नलियों में अगर फॉल्टी टेक्निक की वजह से थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैंडलिंग ऑफ द वेसल, हैंडलिंग ऑफ द वेसल्स को थोड़ा सा यू हैव टू बी प्रिसाइज, बट वो हमारा टेक्निकल पार्ट है। आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ मेजर कंसर्न नाउ। मतलब बेसिकली ओटी में अगर अच्छी तरीके से काम हो गया तो आप ग्रॉस तभी आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पाले में डाल देते हो बॉल को कि हाँ भाई अब इन्हीं का काम है, हमारा काम तो पूरा हो गया। मैं डॉक्टर शर्मा चाहूँगा, क्योंकि आप हेड भी हैं, मैसेज के रूप के अंदर, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल और किडनी को ही जोड़ा गया है, एक मैसेज के रूप में क्या देना चाहेंगे कि जिनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बाकी हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उनको रीनल पे कितना ध्यान देना चाहिए, और किडनी पेशेंट्स जो ऑलरेडी हैं उनमें कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की? अगर किसी को किडनी कोई बीमारी ना है, अभी नहीं है और ना हो भविष्य में, इसके लिए उनको रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करना, वो किस लेवल की एक्सरसाइज करना है वो अपने फिजिशियन से या फिजियो से बात कर लेना चाहिए। लेकिन नियमित एक्सरसाइज ज़रूरी है ही। सिंपल खाना खाना चाहिए, ज़्यादा तली हुई चीज़ें या फिर ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या जो जंक फूड है, इसको तो मैं कहना चाहूँगा कि उसको अवॉइड करें। और कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी तो कम से कम उनको पीना ही चाहिए। डिपेंड करता है मौसम के आधार पर के ऊपर भी, लेकिन इतना तो उनको लेना ही चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर अल्कोहल लेते हैं तो मॉडरेट अमाउंट में या जो भी अलाउड है उनको उसी मात्रा में लेना चाहिए। इन सब चीज़ का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, खून की नलियों पे असर होता है, डॉक्टर निशा ने भी बताया, उसकी वजह से किडनी फेलियर होता है। जिनको किडनी फेलियर ऑलरेडी है उनको भी ये सारे प्रिकॉशन रखना चाहिए, अथवा किडनी फेलियर की प्रोग्रेस फास्ट हो जाती है। तो आपके थीम क्या है इस बार का जो रीनल, क्योंकि डे बनाते हैं, क्या थीम इस बार का जो वर्ल्ड किडनी डे है उसकी थीम है लिविंग वेल विथ किडनी डिजीजेज। इसका मतलब है कि हाँ,
अभी तक तो अपन चर्चा करते आए हैं, या अभी तक टॉपिक हुआ करते थे, थीम हुआ करती थी कि भाई किडनी फेलियर का प्रिवेंशन कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। पर भाई किसी को अगर बदकिस्मती से किडनी फेलियर है ही, तो वो कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी करे, उसी के बारे में अपन लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है उन लोगों को कि किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है भी, तो वो अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल और बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है, अपनी जवाबदारी निभा सकता है। अभी चर्चा कर रहे थे ट्रांसप्लांट, तो मैंने बताया कि मेरा 2-3 मरीज़ तो 29-30 साल पुराने भी हैं, और कई 20 साल हैं, 15 साल पुराने हैं। आपको ये भी बता दूं मैं कि मेरे कुछ पेशेंट तो 19-20 साल पुराने डायलिसिस पे चल रहे हैं। मतलब जो कि इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि डायलिसिस हो या ट्रांसप्लांट हो, सबसे बहुत अच्छी लाइफ आपको मिल सकती है। जिस तरीके से कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, आर्थराइटिस हो, जिनमें ज़िंदगी भर इलाज चलता है, आप रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, पर रहते तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी किडनी प्रॉब्लम भी है, बस इम्पॉर्टेंट बात जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके रखें, रेगुलर विजिट्स डॉक्टर को करते रहें, अपने रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान रखें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिएं। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर निशा, डॉक्टर रवि, डॉक्टर नूनिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू।